अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 12 के इस लेक्चर में अब जो हमारा नया स्टार्ट हो रहा है एक टॉपिक वो है मैनेजिंग टेबल्स, जो कि इस वीक भी और नेक्स्ट वीक भी चलेगा। तो इस वीक के कुछ उसमें से टॉपिक्स हम देखते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर में, जिनको यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया। हम स्टोरिंग यूज़र डाटा देखेंगे, ओरेकल बिल्ट इन डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे, रो आईडी फॉर्मेट देखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ द रो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपकी मैनेजिंग टेबल ओरेकल की स्लाइड्स हैं जो कि आपको मिल गई हैं। मैनेजिंग टेबल्स में हमें देखते हैं कि हमें इसमें देखना ये है कि हम टेबल्स को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ी है वो रेगुलर टेबल्स में डाटा स्टोर करना या कुछ उसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन देखी है, लेकिन मुकम्मल तौर पे कैसे हम टेबल्स को देखते हैं, मैनेज करते हैं, वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टेबल की टाइप्स क्या होती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी अपीयर अक्सर पास्ट में भी हुआ है कि आपकी टेबल की टाइप्स क्या होती हैं, क्योंकि हमने जो अभी तक टेबल्स पे काम किया हम एक तरह के टेबल्स को जानते हैं। तो यूज़र डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास चार तरह की चीज़ें होती हैं, चार तरह की टेबल टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ द रेगुलर टेबल, other is the second is the partition table, third is indexed organized table and four is the cluster। एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रेगुलर टेबल। तो जो आपका रेगुलर टेबल होता है ये उसी तरह का ही टेबल होता है जो हमने अभी तक अपने डेटाबेस में काम करते हुए टेबल्स को देखे हैं, जो कि हमारे पास अगर हमने कोई भी एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास एम्प्लॉय का एक टेबल है और उस टेबल में रोज हैं और कॉलम है, और जितना भी उस टेबल का डाटा है, जितना भी डाटा है एम्प्लॉयज़ का, वो सारा उसी रोज और कॉलम एक ही टेबल में स्टोर होता है। तो वो टेबल जो कि हम अभी तक रेगुलर यूज़ करते हुए आए हैं, जिसमें एक टेबल होता है जिसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं और हम सारा डाटा उसके अंदर ही स्टोर करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेगुलर टेबल। फिर आता है पार्टीशन टेबल। पार्टीशन टेबल में ऐसे होता है, जैसे कि आप इसकी इमेज में भी देख सकते हैं कि एक टेबल को ही, जैसे कि ये एक टेबल था, एक टेबल को ही उसने उसके पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो इसके नाम से भी शो होता है कि समथिंग विच इज पार्टीशन्ड। तो इसमें हम अपने एक टेबल को ही पार्टीशन कर देते हैं, यानी कि एक टेबल की ही पार्टीशन कर देते हैं कि अगर मुझे एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करना है अपने टेबल में, तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा एक टेबल में स्टोर करते साथ ही उसको उसके पार्ट्स बना देता हूँ, उसकी पार्टीशनिंग कर देता हूँ कि, और ये एक ही टेबल के जब हम तोड़ते हैं तो इसको हम पार्टीशन टेबल कहते हैं। और इसमें हम ये काम कर सकते हैं कि जो पार्टीशंस क्रिएट होती हैं, जो कि टेबल की पार्टीशंस बनती हैं, इन पार्टीशंस को हम मुख्तलिफ लोकेशंस पर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि मुख्तलिफ लोकेशन का मतलब है कि हम एक जगह पर भी स्टोर कर सकते हैं और इसको डिफरेंट लोकेशंस पर भी स्टोर कर सकते हैं, और फिर हम इनको लिंक कर देते हैं। अब इसके आगे बात आती है कि जो हम टेबल को पार्टीशन करते हैं वो किस बेस पे करते हैं। सो ये हम पे डिपेंड होता है या हमारी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड होता है कि हम इस टेबल को किस बेस पे तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ का टेबल है जिसमें आपके पास 4 सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर है और उसमें एक कॉलम सिटी का भी है, और आप ये चाहते हैं कि आप हर सिटी की अलग पार्टीशन बनाने, एक सिटी ऐसे है जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, एक सिटी ऐसी है जिसमें बहुत कम डाटा है, और जब आप सर्चिंग करते हैं तो जो कम डाटा वाला है वो बहुत नीचे है डाटा, और जब आपकी सर्चिंग को ढूंढना पड़ता है तो वो सारा ऊपर से वेस्ट करके नीचे आके उसको ढूंढता है जहाँ पर एक शहर जिसमें कम लोग हैं वहाँ से उसको वो मिलते हैं। सो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती डेटाबेस में, इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि सिटीज़ के बेस पर इनको अलग कर दें तो वो हम कर सकते हैं। हम टेबल को सिटी की बेस पर, एक कॉलम सिटी है, हम उस फिल्टर लगा के उसको सिटी की बेस पर भी 4 डिफरेंट सिटीज़ के 4 डिफरेंट पार्टीशन उसकी बना सकते हैं। ऐसे आप जो है किसी और चीज़ की बेस पर भी अपनी पार्टीशंस कर सकते हैं। तो अगर आप डाटा को इस तरह से ब्रेक करके स्टोर करते हैं तो इस जो टाइप होती है उसको हम पार्टीशन टेबल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड टेबल। सो इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड टेबल जो होता है वो इज लाइक अ हीप टेबल। वो हीप टेबल की तरह से होता है जिसमें जो प्राइमरी की इंडेक्स होता है ना, वो एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स पर भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए अगर हमें एक से ज़्यादा जो टेबल स्टोर करने हैं, उनको स्टोर करने के बजाय हम सारा का सारा काम जो होता है वो एक इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं। इसमें होता है ऐसे है कि आप के जो होते हैं वो इंडेक्स बन जाते हैं। एक आपका मेन टेबल होता है और उसके आगे भी इंडेक्स टेबल होते हैं, और प्राइमरी फोन से आपने इनको लिंक किया होता है। तो इस तरह की जो अप्रोच होती है जिसमें हम इंडेक्स बना के स्टोर करते हैं टेबल्स का डेटा को, इसको इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल कहते हैं। और इसमें एक चीज़
ये भी आती है कि आपको एक थ्रेशोल्ड रखना होता है। लाइक थ्रेशोल्ड आपको ये रखना होता है कि कहीं पे सेगमेंट्स का ओवरफ्लो ना हो जाए। तो उसके लिए आपके पास एक जो वेरिएबल होता है वो होता है PCT थ्रेशोल्ड। उसकी वैल्यू आपको ये बताती है कि इसका थ्रेशोल्ड कितना होता है। अच्छा, इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल जो है ना, वो आपको, जैसे कि इंडेक्स हमने डेटाबेस में पढ़ा है कि जो इंडेक्स होते हैं वो हमारी सर्चिंग को फास्ट करते हैं और वो बड़े तरीके से हमें बड़ा फास्ट सर्च करके देते हैं। तो इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल भी जो होते हैं ना, वो हमें इसी तरह से की बेस्ड फास्ट सर्चिंग करके देती हैं। लाइक हमें अगर नहीं लगता है कि हमारा अगर कोई कॉलम ऐसा है जिसकी बेस पर सर्चिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस कॉलम के हम इंडेक्स बना लेते हैं और वहां से वो कॉलम का नंबर सर्च होता है और वो जहां पर भी उसका डाटा पड़ा होता है वो उस टेबल में जाके उस डाटा को फेच करके ले आता है। तो इस तरीके से इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल जो होते हैं वो हमें बड़ा इजीली सर्च भी करके दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लस्टर टेबल। नाम से ही इसके शो हो रहा है कि ये कुछ क्लस्टर्स हैं। तो बेसिकली अ क्लस्टर इज मेड अप ऑफ अ टेबल और ग्रुप ऑफ टेबल्स। एक टेबल या एक से ज्यादा टेबल्स का क्लस्टर होता है एक ही डाटा ब्लॉक से। अच्छा, ये चीज होती है इसमें एक ही डाटा ब्लॉक से एक या एक से ज्यादा टेबल्स को हम क्लस्टर बना के रख लेते हैं। अब क्लस्टर से होता यह है कि जब हम क्लस्टर बनाते हैं तो उससे जो हमारी रोज होती हैं वो आइडेंटिफाई करना आसान भी हो जाता है, क्योंकि उसको हम एक क्लस्टर्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जो क्लस्टर्ड हमारे पास टेबल होते हैं जिनको हमने क्लस्टर किया होता है, कि उन क्लस्टर टेबल में जो कॉलम्स होती हैं वो क्लस्टर कीज को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, वो क्लस्टर की को रेफर कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जब आप किसी जगह पर भी टेबल्स की क्लस्टरिंग करते हैं तो उस केस में आप एक से ज़्यादा टेबल्स ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसमें कुछ इश्यूज आते हैं। इश्यूज ये आते हैं कि जब आप क्लस्टर बना लेते हैं और अगर आपको डाटा उस पूरे क्लस्टर में से सर्च करना है तो ऑफ कोर्स वो तो डाटा ज़्यादा हुआ होता है क्लस्टर में, तो वहाँ पे आपकी जो टेबल स्कैनिंग होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि आपको उस की को पूरे क्लस्टर में से ढूंढना होता है। तो इस तरह से हम क्लस्टर फॉर्म में डाटा स्टोर अपना कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं ओरेकल की बिल्ट इन डाटा टाइप्स। तो बेसिकली ओरेकल में दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, एक यूजर डिफाइंड होती है जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं और एक बिल्ट इन होती है जिनको हम अभी स्टडी करेंगे। बिल्ट इन डाटा टाइप्स में तीन टाइप्स होती हैं। एक स्केलर टाइप्स होती हैं जो कि हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, कलेक्शन टाइप्स होती हैं और रिलेशनशिप टाइप्स होती हैं। हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे अपनी स्केलर टाइप्स पे। अब पहली जो एक किस्म होती है वो किस्म होती है करेक्टर डाटा टाइप्स की। तो हमारे पास कुछ फिक्स लेंथ करेक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे पास वेरिएबल लेंथ करेक्टर होते हैं। तो अगर हमने फिक्स लेंथ करेक्टर यूज करनी हो तो उसके लिए टाइप होती है करेक्टर CHAR और CHAR, और आगे उनकी हम साइज दे सकते हैं। अगर आपको ज्यादा यूज करने हैं करेक्टर्स और आपको वेरिएबल लेंथ में करेक्टर यूज करने हैं तो उसके लिए नॉर्मली जो हम भी इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए वो होता है varchar 2 और nvarchar 2। ये होती हैं जिनको हम स्टोर करते हैं अपनी वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग्स को स्टोर करने। उसके बाद आती है न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप ओरेकल में होती है नंबर के नाम से, और नंबर के अंदर जो हम आगे पैरामीटर देते हैं वो इसके होते हैं दो, एक होता है P और एक होता है S। P का मतलब होता है कि आपके उस जो नंबर है उसकी टोटल जो वो लेंथ कितनी होगी, वो 1 to 38 हम उसकी रख सकते हैं। और S होता है कि आपका अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो पॉइंट के बाद कितने आपके इंटीजर्स होंगे। लाइक अगर आपका नंबर है P आपका है 2 और S आपका है 1, तो 2 का मतलब है कि आपके जो टोटल होंगे वो 2 होंगे और पॉइंट के बाद जो होंगे वो 1 हो सकते हैं। इसी तरह से आपके पास डेट की टाइप है। डेट की टाइप अगर आपने कोई डेट स्टोर करनी है तो उसकी एक प्री डिफाइंड फॉर्म में आप डेट स्टोर कर लेते हैं। टाइम स्टैम्प में आपको डेट और टाइम दोनों दिए जाते हैं कि आपका पूरा टाइम स्टैम्प इवन सेकंड्स तक वो आपको स्टोर कर लेता है। ये नॉर्मली वहां पर यूज होती है जहां पर आपको पूरा आपको लाइक यूजर ने कोई एक्शन किया और आप चाहते हैं कि जब यूजर ने कोई एक्शन किया है तो साथ ही उसका टाइम स्टोर हो जाए, टाइम डेट सारा कुछ सेकंड्स तक, तो फिर उसके लिए आप टाइम स्टैम्प यूज करते हैं। रॉ डाटा जो होता है वो आपको अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। बी लोब और सी लोब जो होता है वो लार्ज ऑब्जेक्ट, LOB का मतलब होता है लार्ज ऑब्जेक्ट, वो आपके बी और सी लॉब्स होते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करते हैं, जो वो डाटा जो कि बहुत बल्क में होता है। लाइक अगर आपका डाटा है बहुत ज़्यादा, आपने किसी पिक्चर को या इवन किसी वीडियो को आपने करेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर किया तो वो एक उसके तो फिर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ करेक्टर्स बन जाते हैं, तो उसके लिए फिर ये लार्ज ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप यूज़ होती हैं।
इसके एनसी लॉबी उसी के लिए यूज होती है। बी फाइल जो होती है वो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स में डाटा को स्टोर कर रही होती है। लॉन्ग और लॉन्ग रॉ जो होती है ये आपकी बड़ी टाइप्स को, बड़े डाटा को स्टोर करती है, और ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा जो होता है वो उसको स्टोर करती हैं। फिर आपके पास एक होती है रो आईडी और एक होती है यू रो आईडी। इनको हम आगे मजीद थोड़ा सा देखेंगे, फिर इसकी डिटेल वहां पर देखेंगे। इसके अलावा आती हैं कलेक्शन टाइप्स। कलेक्शन के नाम से ही शो होता है कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कलेक्शन। तो आपके पास दो तरह की बिल्ट इन कलेक्शन टाइप्स होती हैं। एक होती है वी अरे जो कि आपकी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि अरे की फॉर्म में डाटा स्टोर करती है। एक होती है टेबल जिसका हमें पता है कि जो टेबल में भी हमारा बल्क में डाटा स्टोर हो रहा होता है। तीसरी किस्म की टाइप होती है रिलेशनशिप जिसको हम आर या रेफ बोलते हैं। ये जो रेफ की डाटा टाइप होती है ये आपकी रिलेशनशिप को शो करती है। लाइक आपका एक टेबल अगर दूसरे से लिंक है तो उसकी जो लिंकिंग का रिलेशनशिप होता है वो इस रेफ से शो किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है रो आईडी जिसका मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम आगे इसको स्टडी करेंगे। रो आईडी फॉर्मेट, बेसिकली अ रो आईडी डाटा टाइप स्टोर्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्क लोकेशन ऑफ टेबल रोज। यानी कि ये हमारा डाटा स्टोर नहीं करती, ये आपकी जो टेबल रोज डिस्क पे पड़ी होती हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है कि वो जो आपकी रोज पड़ी हुई है वो उसका रो नंबर क्या है, वो किस ब्लॉक में पड़ी है, किस फाइल में पड़ी है, किस ऑब्जेक्ट में पड़ी है। यानी कि पूरा जो किसी रो का आप समझ लें कि जो मेटा डाटा है ना वो रो आईडी फॉर्मेट में स्टोर होता है। एंड देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ रो आईडी दैट हैव टू टाइप्स, एक्सटेंडेड रो आईडी फॉर्मेट एंड रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी फॉर्मेट। एक्सटेंडेड रो आईडी फॉर्मेट जो होता है वो आपका 18 कैरेक्टर्स का होता है। उसमें आपके जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं वो जिनको ओ से शो किया है वो डाटा ऑब्जेक्ट नंबर होता है। ये आपका डेटा का ऑब्जेक्ट नंबर होता है कि आपका जो डेटा है वो किस ऑब्जेक्ट नंबर में पड़ा हुआ है, किस ऑब्जेक्ट में आपका पड़ा हुआ है। फिर आपका 3 कैरेक्टर्स का जो होता है वो फाइल नंबर होता है कि किस फाइल में आपका डाटा स्टोर है। फिर आपका 6 कैरेक्टर का आगे ब्लॉक नंबर होता है क्योंकि हमारा जो डाटा स्टोर होता है, रो स्टोर होती है वो ब्लॉक वाइज स्टोर होती हैं। तो किस ब्लॉक में आपकी वो एक रो स्टोर है वो उस ब्लॉक का नंबर होता है। और आखिर में 3 कैरेक्टर्स का आपका रो नंबर होता है। रो नंबर ये होता है कि वो जो उस रो का एक्चुअल नंबर होता है वो होता है। तो ये रो नंबर है, ये उस किस ब्लॉक में रो पड़ी है, किस फाइल में पड़ी है और किस डाटा ऑब्जेक्ट में पड़ी है। ये 18 कैरेक्टर्स का जो होता है उसका नाम, उसका पूरा एक फॉर्मेट होता है। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी फॉर्मेट। रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी फॉर्मेट में हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट नंबर नहीं होता, बाकी चीजें वैसे ही होती हैं, लेकिन इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। ओवरऑल दिस कंटेन्स 16 कैरेक्टर्स और जिसमें आपका 8 कैरेक्टर्स का ब्लॉक नंबर होता है, आपका 4 कैरेक्टर्स का रो नंबर होता है और 4 कैरेक्टर्स का आपका फाइल नंबर होता है। अगर आप क्यूरी लगाएं एसक्यूएल में, आपको ये जो चीज़ अभी हमने रो आईडी फॉर्मेट पढ़ा, अगर आपको ये गेट करना हो, डिपार्टमेंट्स का एक टेबल लाओ, डिपार्टमेंट के टेबल से आपको ये गेट करना है, तो आप क्यूरी लगाएंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी जो कि आपका एक प्राइमरी की के तौर पे स्टोर हुआ होगा, और रो आईडी, मेन चीज़ ये है रो आईडी। आपको ये निकालना रो आईडी फ्रॉम HR डिपार्टमेंट्स। HR का आपका कोई डाटाबेस है या टेबल है, उसके अंदर से आपको जो डेटाबेस है या टेबल स्पेस है उसके अंदर से आपको डिपार्टमेंट के टेबल से डाटा निकालना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका इस तरह से ही आंसर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला डिपार्टमेंट आईडी है और दूसरा रो आईडी है। अब इसमें आप वही देखेंगे जो फॉर्मेट आपको मैंने बताया था वही वाला आया कि इसमें आपके पास जो पहले 6 कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग आपको ऑब्जेक्ट नंबर शो करते हैं। ये जो अगले 3 कैरेक्टर्स आपको और उससे अगले 6 कैरेक्टर फिर अगले 3 कैरेक्टर आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पे आपकी स्टोर हैं। तो इस तरह से आप रो आईडी फॉर्मेट अपने डेटाबेस से भी गेट कर सकते हैं। आज की एक लास्ट चीज़ आती है जो है स्ट्रक्चर ऑफ रो। तो हमारे रो का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि डेटाबेस के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। तो आप समझ लें कि ये डेटाबेस ब्लॉक है, उसमें से ये एक आपको नजर आ रहा है, ये आपका रो का स्ट्रक्चर बताता है। इसको हम जूम करके देखें और कलर से इसको स्पेसिफाई करें तो आपके पास ये रो हेडर होता है जिसमें रो के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये कॉलम की लेंथ होती है आपकी जितनी भी होती है और ये कॉलम की आपके पास वैल्यू होती है। तो ये आप इसी तरह से ये कॉलम की लेंथ और कॉलम की वैल्यू पर कैस्केडिंगली आगे चलती रहती हैं। लेकिन आपके इस रो हेडर होता है, इस रो हेडर के अंदर रो रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टोर होती हैं।